हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? समाचार सब ठीक है? पूरे मस्ती में पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और घर से बाहर आवश्यक कार्य पढ़ने पर ही बाहर निकलें। और चलिए, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कल देखे थे वीडियो नंबर 10। आज हम लोग देखते हैं 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 11 पर देख रहे हैं। कल यहाँ पे चर्चा हुई थी, चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं और चैटिंग छोड़िए, आइए नोट्स बनाना शुरू कीजिए और हमसे बने रहिए। हर टॉपिक को पूरे डिटेल में हम कंप्लीट कराएंगे, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलिए, हम वो कॉलम्स को देख रहे थे, इस पर हम लोग जाके अंक किए थे और FAB यहाँ दो चार्ट दिखाए गए होंगे डायग्राम में, Q1 Q2। यह देखिए, इसके द्वारा फोर्स लग रहा है FBA, B से A की तरफ, इधर B से A की तरफ, यही कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। और FAB A से B की तरफ, A से B की तरफ कौन सा फोर्स लगाएगा? यह चार्ज इस पर लगाएगा, रिपल्सन फोर्स, क्योंकि दोनों चार्ज की नेचर क्या है? पॉजिटिव है, समान है, रिपल्सन फोर्स काम करेगा। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए कूलम्ब ने नियम दिया था, जिसके तहत दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड का पूरा हम निकाल चुके थे। समानुपाती हटा था Q1 Q2/r²। ये क्या है कि एक समानुपातिक स्थिरांक है और इसका मान होता है 1/4πε, और एप्सिलॉन का मतलब होता है ε0 × εr। इसी को हम चर्चा करेंगे। यह क्या है? ε0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कर सकते हैं, यानी यह एक कांस्टेंट है I, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष पारगम्यता, निरपेक्ष पारगम्यता कर सकते हैं। परमिटिविटी का मतलब होता है हिंड्रेंस करना, रोकना, ये रोकता है। और इसका वैल्यू हम बताए थे 8.85 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। और यहाँ पर एक और कांस्टेंट है εr। εr क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होती है। और यही से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस पर डिस्कस कर चुके हैं। उस टाइप के यहाँ फिर से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इन दोनों चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा था, सेंट्रल फोर्स जो लग रहा था, लाइनिंग ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स करते हैं। लगता है कि सेंटर से ही, सेंटर की ओर या सेंटर से ये फोर्स क्रियाशील होते हैं, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। तो देखिए, हम अभी निकाल चुके हैं FAB या FBA, जिसका वैल्यू हम निकाले थे Q1 Q2/r²। और इसी को हम K का मान यहाँ रखे थे 4πε Q1 Q2/r²। और एप्सिलॉन का वैल्यू हो जाता है 1/4πε0 εr Q1 Q2/r²। और यही वैल्यू देता है FAB और FBA। A चार्ज के द्वारा B पर लगाया गया फोर्स, B चार्ज के द्वारा A पर लगाया गया फोर्स का मैग्नीट्यूड है, का परिमाण इतना होता है। और हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए, एप्सिलॉन नॉट पर हम बात कर चुके हैं। एप्सिलॉन R पर देखते हैं यह होता क्या है। एप्सिलॉन नॉट हम देख चुके हैं, इसको कहते हैं परमिटिविटी
ऑफ फ्री स्पेस, या इसी को कह सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इसका मान हम बता चुके हैं 8.85 10 to the power -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कई बार इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाता है, कई बार इसका वैल्यू पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अब चाइल्ड आर क्या होता है, ये देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यह रिलेटिव है, सापेक्षिक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, केवल इसका वैल्यू होगा। और इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पारावैद्युतता स्थिरांक, माध्यम का पारावैद्युतता स्थिरांक कहा जाता है एप्सिलॉन आर को। और कभी कभी इसी को हम लोग ये मान लेते हैं। ये यह मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है और यह फोर्स के वैल्यू को डिक्रीज करती है। इसका मान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मिला दिया जाता है तो एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और यहां से एप्सिलॉन आर का मान आप निकालेंगे एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी को एप्सिलॉन एम कह सकते हैं और एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं। होता क्या है देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूला को थोड़ा हम कंटिन्यू करें। फॉर एयर या वैक्यूम मीडियम, हवा या निर्वात माध्यम के लिए इस एप्सिलॉन आर का मान 1 लिया जाता है। क्या होता है बोलिए 1। अब इस वैल्यू को जब आप 1 कर देते हैं यहाँ पर, उस कंडीशन में क्या मिल जाता है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 1 हो जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन का मान हम रख देंगे एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो ये फॉर्मूला बदल जाता है और ये फॉर्मूला चेंज होकर आ जाते हैं। अब ये देखिए एफ ए बी हो गया, एफ बी ए हो गया, लेकिन किसके लिए बोलिए, एयर मीडियम के लिए। इसी को आप कह सकते हैं एफ एयर, क्या कर सकते हैं एफ एयर मीडियम के लिए। अब फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन RS। ये देखिए, ये फॉर्मूला यहाँ तक आ गया। हम इसी डायग्राम पर बात कर रहे हैं। एप्सिलॉन आर, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, दोनों पारावैद्युतता का रेशियो है, यह यूनिट लेस होता है। या क्या हो जाएगा बोलिए यहाँ पर यूनिट लेस, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होते हैं। क्लियर है। अब हम जरा उसको आगे बढ़ाते हैं। जब हम इस चार्ज को एयर मीडियम में रखेंगे, यानी यहां पर कह सकते हैं फॉर एयर मीडियम या वैक्यूम निर्वात, अगर इस सिस्टम को हम निर्वात में रख दें तो यह फोर्स का मान एफ बी और एफ ए बी का मान वहां से कन्वर्ट करेगा। इसको नोट करेंगे, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, यहां तक आएंगे। अब यहां हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल पार्ट्स होगा, ध्यान से देखिए। अब इसको एयर मीडियम के लिए डायग्राम बना सकते हैं और वहां से दिखाएंगे। एफ ए एयर मीडियम के लिए, यानी एफ ए बी
या एफ बी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा वहां से देखिए 1/4 नॉट ये हो जाएगा 1 और ये होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और एफ ए बी 1/4 और ये होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एयर मीडियम या वैक्यूम के लिए यही फोर्स होता है और इसका वैल्यू माना गया, इसका वैल्यू देखा गया हवा में एयर मीडियम में, इसका वैल्यू यानी के का मान यहाँ हो जाएगा 1/4 इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। पर कूलम्ब स्क्वायर इसका मान देखिए, हम उस पर बात करेंगे। एट 8.8 वाला यहां से वैल्यू आ जाएंगे। आप चाहे नॉट का मान देखिए 8.85 10⁻⁻12 और इसको यहां लाएंगे, ये इधर चला जाएगा तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना होगा। इसको जब यहाँ पर अप्लाएंगे ये नीचे चला जाएगा, ये कूलम्ब स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर न्यूटन ये होता है इसका यूनिट। ध्यान दीजिएगा इतना यूनिट होगा, इसका मान इतना होगा। ध्यान से देखिएगा, हम निकालेंगे इसका डायमेंशन थोड़ा भी निकालेंगे। तो एयर मीडियम के लिए इसका वैल्यू कितना माना जाता है, एसआई में इतना होता है, एसआई में है। अगर सीए से माना जाए, इसको अगर के कर दें 1/4 इसका मान सीजीएस सिस्टम में हो जाता है 1। सीजीएस सिस्टम में इसका मान कितना होता है 1। ये इसका यूनिट होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब आइए ऑप्साइलन आर, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसका वैल्यू कैसे निकलता है किसी मीडियम में। तो कूलम्ब ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, हम इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। देख लीजिए, जैसे जैसे मीडियम चेंज किया जाता है वैसे वैसे ऑप्साइलन आर का मान इंक्रीज करता है, बढ़ता है, एक से बढ़ेगा, एक से कम नहीं हो सकता। मिनिमम देखा गया कि एयर मीडियम में होता है, क्योंकि एयर और वैक्यूम में जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम लगता है। और जैसे ही दूसरे मीडियम में लेकर जाते हैं ये जो फोर्स लग रहा था अट्रैक्शन और रिपल्सन का मान डिक्रीज कर जाता है। तो उसी का जो वैल्यू होता है जितना से वो डिक्रीज करता है वही ऑप्साइलन आर का मान देता है। या कूलम्ब ने कहा था, कैसे जलाइए हम चर्चा करें, ऑप्साइलन आर पर बात करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए हम देखते हैं बाय एक्सपेरिमेंट। देखिए होता क्या है, दो चार्ज लिया जाता है, यह Q1 और यह दोनों के सेंटर के बीच की दूरी लिया गया R = 1 मीटर। और ये केस फर्स्ट है फॉर एयर या वैक्यूम में, हवा या निर्वात माध्यम में कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट किया था। और इस चार्ज को हम कर देते हैं वन माइक्रो कूलम्ब ले लेते हैं, यह भी लेते हैं 1 माइक्रो।
जरा फोर्स निकाला जाए। यहाँ पे फोर्स लगेंगे, एक यहाँ पे चार्ज है, एक यहाँ पे चार्ज है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, या Q1 है या Q2। तो यहाँ फोर्स देखा गया F एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इसका वैल्यू होगा 9। Q1 का मान देखिए 1 माइक्रो कूलम है, यानी 10⁻⁻6 कूलम, और यह भी हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। जरा मान रख दें 10⁻⁻6 10⁻⁻6, और नीचे देखिए 1 मीटर रखा गया है 1 का स्क्वायर। जरा सॉल्व करें 9 और ये 12 हो जाएगा 10⁻9 10⁻⁻12 न्यूटन। और ये देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर कितना आ जाएगा -3। एयर में पहला केस में देखा गया यह F एयर में इतना हुआ। और आई केस सेकंड फॉर ए मीडियम। फॉर ए मीडियम हम ले लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, माध्यम की सापेक्षिक पारगम्यता। हिंदी क्या होगा बोलिए? माध्यम की सापेक्षिक पारगम्यता कर सकते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, माध्यम का पारगम्यता। ये हो गया एप्सिलॉन। इसका वैल्यू कितना होगा हम इस मीडियम में निकालेंगे। आखिर में इस मीडियम के लिए एप्सिलॉन कितना रखा गया कूलम के अनुसार, तो उन्होंने कहा कि हम एयर मीडियम में निकाल लिया। कुछ खास दूरी अपने से ले लेंगे, चार्ज अपने से रख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान एयर मीडियम के लिए इतना होता है। सॉल्व किया गया FA फोर्स इन एयर मीडियम इतना है। अब हम इसी सिस्टम को उठा के हम इस मीडियम में रख रहे हैं। ये देखिए जिस मीडियम का आप चलाएं एप्सिलॉन R निकालना है, उसी में इस सिस्टम को हम रखेंगे। ये देखिए Q1 हो गया, Q2 1 माइक्रो कूलम, और ये भी 1 माइक्रो कूलम। सेम रखेंगे, R = 1 मीटर दिया गया। यहां से मीडियम चेंज हो गया। ये देखिए अब कूलम ने मेजरमेंट किया फोर्स का, अपने से एक्सपेरिमेंट के द्वारा मेजरमेंट किया। F मीडियम जब मेजरमेंट किया तो क्या देखा? देखा कि इसमें जो फोर्स लगे, इसे चार्ज पर जो फोर्स लगे बाय एक्सपेरिमेंट निकाला गया, वो हम मिल गया मान लीजिए 4.5 10⁻⁻3। कितना आया एक्सपेरिमेंट के द्वारा? अब कूलम्स के दिमाग में बात खटकी कि जब हम एयर मीडियम लिए, वैक्यूम लिए, तो सेम सिस्टम को समान दूरी पर समान आवेश को रखा गया है, सेम चार्ज को रखा गया, सेम डिस्टेंस पर, इतना फोर्स आया। लेकिन जब इसी सिस्टम को हम मीडियम चेंज कर दिए तो देखें कि जब ये इतना हो गया तो दोनों में अंतर क्या हुआ? इसका आधा हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स है डिक्रीज कर रहा है, मीडियम चेंज करने पर डिक्रीज कर रहा है। इसलिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहाँ पर और कांस्टेंट होगा जिसको हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और उस कंडीशन में जब इन्होंने यहाँ पर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ आ गया एप्सिलॉन R। अगर यह नहीं लेंगे तो ये आधा नहीं होगा, तो कूलम ने यहाँ एप्सिलॉन R जोड़ दिया Q1 Q2/R²। ये जो वैल्यू मिले थे ध्यान दीजिएगा, या किसके वैल्यू थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² का मान था। अब यहाँ पे ये बदलेगा, एक मीडियम पर बात होगी, ध्यान से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। इसको अलग कर लिया गया
और यहाँ पे 1/εr रखा गया। इसका मान उन्होंने क्या किया, 9 × 10⁻³ न्यूटन रखा। अब सोचा कि εr का मान कितना रखा जाए। जैसे ही यहाँ 2 रखा गया और ये कट करके इसका मान दे दिया, बोलिए यह सेम वैल्यू आ गया 4.5 - 3 न्यूटन। तब कूलॉम ने कहा इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान εr का मान कितना लिया जाएगा, बोलिए 2, क्योंकि इसी रेशियो में डिक्रीज कर रहा है, इसलिए εr का मान हमने 2 कहा और इस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना निकला, बोलिए। तो जैसे ही हम मीडियम चेंज करेंगे, दूसरा कोई मीडियम लेते हैं, तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है और उसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, और ये होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इस प्रकार दूसरे मीडियम में हम जैसे ही रखेंगे εr आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है और फोर्स का मान डिक्रीज करते जाता है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वह होता है एयर और वैक्यूम। दूसरे मीडियम में चेंज करेंगे तब εr आ जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। सेकेंड केस। थर्ड केस एक और ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहां पर आ जाते हैं। थर्ड केस देखिए, केस थर्ड आइए, चलिए केस थर्ड देख लेते हैं। फॉर थर्ड मीडियम दूसरे मीडियम अगर हम रखें उसी सिस्टम को, ये देखिए यह Q1 हो गया, यह Q2 हो गया, 1 माइक्रोकूलम हो गया, 1 माइक्रोकूलम हो गया। दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस हम ले लेते हैं R = 1। सेम सिस्टम को तीसरे मीडियम में रखा है। फिर यहाँ एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इस फॉर्मूला के द्वारा नहीं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, चलिए इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया ए, वह क्या है, m है, जिसको हम FM डैश कर देते हैं। जब निकाला गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये आ गया 3.10⁻³ न्यूटन। हम इमेजिन कर लेते हैं, जब इतना आया तब फिर कूलॉम्स के दिमाग में बात खटका कि यहाँ पर εr का मान कितना रखा जाए। तो यहाँ पर εr का मान कितना रखा जाए, 3 लाना है, तो 9 को 3 लाने के लिए 3 से डिवाइड करना हो, यानी εr का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 3। जब मीडियम चेंज हुआ तो वहां पे 1/4πε0 εr Q1 Q2/r²। इस सब का मान तो फिक्स है, इस सब का मान कितना है, 9 × 10⁻³ न्यूटन। तो εr का मान कितना रखा जाए कि एक्सपेरिमेंट से प्राप्त वैल्यू के मान के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 3, इसलिए ये इम्प्लाइज करता है 9 × 10⁻³ ये कट जाएगा 3 मार्क में, 3 × 10⁻³ न्यूटन। इस मीडियम के लिए, थर्ड मीडियम के लिए εr का मान, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 3 माना गया। तो जितनी भी माने आपको दी जाएगी न्यूमेरिकल्स में, वह एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त वैल्यू होता है। इस प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को डिफाइन किया। आई बात समझ? तो चलिए इसको कंटिन्यू कीजिए। सबसे अधिक ये सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ होते हैं, एयर और वैक्यूम में होते हैं। क्यों? क्योंकि εr का मान इसके लिए क्या हो जाते हैं, इस मीडियम के लिए εr का मान कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 मान लिया जाता है। और जब यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ देखिए εr यहाँ पे 1 रखोगे, 1/4πε0 × 1 Q1 Q2/r²। और जब वैल्यू हम पीछे निकाले थे, देखे होंगे इसका मान हम कितना निकाले थे, तो मैक्सिमम वैल्यू आया था। और जैसे ही मीडियम चेंज हुआ इसकी वैल्यू घटते गई। पहले इतना था और मीडियम चेंज किया गया, डिक्रीज कर गया, फिर मीडियम चेंज किए, डिक्रीज कर गया। तो डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर एक और कांस्टेंट क्वांटिटी लेना पड़ेगा, वो होगा εr, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, माध्यम की पाराबलता स्थिरांक। माध्यम की पाराबलता स्थिरांक हिंदी होता है और माध्यम की सापेक्षिक पाराबलता भी होता है, जो मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है।
इस पर डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पर। जितना ही डेंस मीडियम लेते हैं, जितना ही गाढ़ा मीडियम लेते हैं, उतना ही एप्सिलॉन आर का मान इंक्रीज करते जाता है। और जब एप्सिलॉन आर का मान इंक्रीज करेगा तो दोनों के बीच जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मान क्या होता है, वो ये डिक्रीज करता है। चलिए यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। चलिए अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हमने फोर्स निकाल दिया। चलो फॉर्मूला को क्लियर कर दें। यह हो गया प्लस Q1, यह हो गया प्लस Q2, यह A है, यह B है, दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या माने थे R। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा FAB कहिए या FBA कहिए, वह कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R² ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये हो जाएंगे Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएंगे। या किसी फोर्स के लिए होगा, किसी मीडियम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, F मीडियम के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R²। या अभी इतना ही रखिए, FAB FBA। अभी हम देखे थे फॉर केस फर्स्ट, फॉर एयर मीडियम, फॉर एयर मीडियम केस फर्स्ट, फॉर एयर या वैक्यूम मीडियम की बात करें, एप्सिलॉन R का मान 1 हो जाएगा। इस फॉर्मूला में देखिए, अब यहाँ A की बात करते हैं, F एयर की बात करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R²। जब इसका मान 1 रखोगे, F एयर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान 1 रखो और उस कंडीशन में हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। या F एयर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये इक्वेशन फर्स्ट हम कर देते हैं। अब हम एक मीडियम पर बात करते हैं, फॉर केस सेकेंड ले लें, फॉर एनी मीडियम। किसी मीडियम के लिए अगर हम बात करने जाएं, FM हो जाएगा और ये कंप्लीट फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R²। इक्वेशन सेकंड। अब हम डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पर FM और FA ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये देखिए Q1 Q2 अपॉन R²। और F एयर का मान वहां से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R²। ये देखिए सब कट जाएंगे, इससे ये सब इससे कटेंगे, ये इससे कट जाएंगे, क्या बचेगा, F मीडियम बाई F एयर, ये होगा 1/एप्सिलॉन R। और इस कंडीशन में आप निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर लाएंगे, एप्सिलॉन R इंटू FM इक्वल टू F एयर। यहाँ एक फॉर्मूला आ गया, ध्यान से देखिए, 1 नंबर 2 नंबर, तब इसको उतारेंगे 3 नंबर। एयर मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया FA
किसी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया Fm और एप्सिलॉन आर क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। दोनों का गुणनफल क्या होता है, F एयर का मान देता है। या आप यही से कह सकते हैं, आप कह सकते हैं FA बाई FM इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये कांस्टेंट का मान यहाँ से निकल जाता है, दोनों फोर्स के रिलेशन के बराबर होगा। यानी इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। देखिए नोट कीजिए, अब आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या इसी को कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट of the medium। of child आप कह सकते हैं the ratio of electrostatic force acted between system of two charges in air या vacuum medium and a particular medium is called epsilon r। यह क्या होता है, दो चार्ज से बने हुए सिस्टम के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हवा माध्यम में रखने पर प्राप्त होता है और एक पार्टिकुलर एक खास माध्यम में रखने पर प्राप्त होता है, उन बलों का जो अनुपात होता है वो एप्सिलॉन आर कहलाता है। यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं F यह भी फोर्स है और यह भी फोर्स है, ये कट जाएगा, डायमेंशनलेस यूनिटलेस हो गया, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। यह इसका यूनिट भी नहीं होता और डायमेंशन भी नहीं होता है। इसी में एक और पॉइंट्स आ जाते हैं जिसका डायमेंशन निकालना पड़ता है। ये देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, फ्री स्पेस, जिसको हम सिंबल में क्या कहते हैं, ये देखिए, इस पर जरा बात कर लें। ये देखिए होता क्या है, F air 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RS। हम इसको इधर लाते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/4 पाई
एफ एयर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यूनिट देखिए, ये कूलाम हो जाएगा और ये न्यूटन हो जाएगा और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट। देखिए यूनिट पर बात करते हैं और डायमेंशन पर बात कर लें। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, आइए उसको देखिए। इसका डायमेंशन फॉर्मूला पर हम यहां बात करेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला अभी आप देखे थे, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम का होता है 80, इसका पावर हो गया था एम्पियर। न्यूटन का होता है mn t-2 और मीटर का होता है L। चलिए अब क्या मिल रहा है ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा A2 P2, पावर को अंदर लेकर चले जाएगा। और यहाँ देखिए m तो है, m यहाँ पर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, जो मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3 हो जाएगा और ये होगा t-2। अब इसका पावर 1 है, ऊपर ले चलिए, ये हो जाएगा तो माइनस में हो जाएंगे m-1। l ऊपर जाएगा तो पावर इसके क्या होगा -3। और ये t जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 2 और 2 जाके ऊपर 4 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और बगल में आ जाएगा A2। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, ये देखिए m-1 l-3 P4 A। तीसरा आता है वैल्यू। इसका वैल्यू को बात करें, कैसे हम वैल्यू निकालते हैं। अब चले आ रहे हैं नॉट का। आपको मालूम है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब इसको इधर लाइए, इसको नीचे लेके चले जाइए तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा 1/4 9 × 10⁹ ये नीचे आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा। पाई का मान रखेंगे 4, 3.14 इसका वैल्यू हो गया 9 × 10⁹। आज जैसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू आता है 8.85 10⁻⁻12 और इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ये इसका यूनिट हो गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, यह वैल्यू भी पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम इसमें न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एक इसका और चीज आता है, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आते हैं। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड, तो इसके द्वारा हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लेकिन वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिखाया जाता है। वेक्टर फॉर्म में देख लीजिए, उसको भी देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म इसका कूलॉम्स लॉ का। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड जो हमारा वॉल्यूम आएगा, इसका वीडियो आएगा लेक्चर नंबर 12 में, वहां हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ महत्वपूर्ण है, यानी कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म, सदिश फॉर्म, जिसमें दिशा भी दिखाया जाएगा फोर्स का, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी चर्चा होगी। चलिए यहीं पर हम लोग वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए कंटिन्यू, हर टॉपिक को डिटेल में हम पढ़ाएंगे। हमारा जो नोट्स होगा 5-6 जो टॉपर कोचिंग है कोटा वाले, वो सारे नोट्सों को हम सबमिट करेंगे। यहाँ सभी नोट्स को मिलाकर आपको मटेरियल दे रहे हैं। कहीं भी आप टैली करा सकते हैं, किसी भी कोचिंग से टैली करा सकते हैं। बस हमसे बने रहिए और कमेंट्स कर सकते हैं। ये आपका वीडियो नंबर 11 है। रात्रि हो गई है, शुभ रात्रि।